तो बहरहाल ये तमाम सवालात हैं और ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिस पे बात करना बड़ी ज़रूरी होती है और एक स्पोक्स पर्सन ने जो अपनी जगह कहा वो भी अपनी जगह सही है। बहरहाल मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब फज़ील अहमद साहब फज़ील अहमद साहब की आमद हमारे साथ हो चुकी है और बहुत जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं खैर मकदम करता हूँ दिल की गहराइयों से जनाब फज़ील साहब के लिए। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, जी, आ रही है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। बजाय इसके कि मैं कोई और तमीदी गुफ्तगू करूँ, बहुत देर से मैं अपने नाज़रीन को सारी खबरें बता चुका हूँ। अब आप आ चुके हैं तो सवाल आप ही की तरफ रख दूँ जिसमें जो है वो आपको भी सुने। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था फ़ज़ील साहब कि यासिर अबू शबाब एक ऐसा मुख़बिर जो इज़राइल का हुआ करता था, वो मारा गया है और बहुत अरसे के बाद हमास की तरफ से पूरे लेबनान तक जो है मिठाई बाँटी गई है। तो इस सिलसिले में क्या यासिर अबू शबाब की मौत इज़राइल की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी कही जाएगी या क्या कहा जाएगा इसको? देखिए इतना जाल बिछाने के बाद भी इज़राइल जी। बहुत कामयाब कभी इस तरह की चीज़ों में नहीं रहा या कोई हुँ, सुराग-रस्सी वो कामयाब बस एक मामला था जब वो वॉकी-टॉकी और वायरलेस सेट से जब धमाके हुए थे, उस जी, दौरान इज़राइल की एक कामयाबी मिली थी। उसके बाद ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा जासूस पकड़े गए थे। अफ़गानिस्तान के लोग ज़्यादा पकड़े गए, वो मुसलमान जो अमेरिकी पसंद हैं जी। और अमेरिका प्रस्त हैं, उस हुँ, तरह के लोग जो हैं, इस काम में मुलविस पाए गए। इसी तरह से अभी ये पहला मामला है, लेकिन जिस तरह का अंजाम हुआ है, मुझे लगता है कि इतना घेराबंदी के बावजूद एक जासूस पकड़ पाए अभी तक। तो ये हमास जी। की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जहाँ इज़राइल बड़े-बड़ों को नहीं कुछ समझता, वहाँ हमास में भेद नहीं पा रहा है। एक एक था तो वो पकड़ा गया, अभी और भी लोग इसमें होंगे जो अभी और पकड़े जाएँगे। देखिए हमास की कभी भी चीज़ों में इज़राइल कभी घुस नहीं पाया, ना तो उनकी सुरंगें पता लगा पाया, ना उनका कहाँ पे क्या खुफिया अड्डा है या कहाँ सैन्य है, कहाँ हथियार है, कुछ भी आज तक नहीं पकड़ा पाया। ये तो हमास की एक बहुत मतलब किलेबंदी कहिए, मजबूत किलेबंदी है, जिसके चलते इज़राइल उससे भेद नहीं पाता है। जी। फ़िलिस्तीन में मिठाइयाँ बाँटी गईं, ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत बड़ी खुशियों का दस्तक है एक तरह से वहाँ पे। तो रफ़ा के साथ भी एक मसला ये हुआ कि उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना ये है कि रफ़ा के दरवाज़े बंद कर दिए यानी बॉर्डर सील कर दिया गया है और जितने टेंट हैं वो जलाए जा रहे हैं और फिर से वही तबाही इज़राइल ने शुरू कर दी। तो रफ़ा को जलाना क्या इज़राइल का खुला इनकार है सीज़-फायर से, वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसके खिलाफ फिर से वो अपनी कहीं जद्दोजहद कर रहा है या फिर कुछ और भी इसके पीछे साजिश है? नहीं देखिए, रफ़ा बॉर्डर पर हमेशा इस तरह के न्यूसेंस होते रहते हैं और जी, इज़राइल तो कभी नहीं चाहेगा कि शांति हो या पीस हो या फ़िलिस्तीन अलग देश बने। वो बार-बार इस तरह की जब घटनाएँ करता है ना, तो फ़िलिस्तीन समर्थकों में जो चर्चाएँ हो जाती हैं तेज़, उसको जी, फ़ायदा उठाता है इज़राइल। कभी भी अगर इस तरह की घटना इज़राइल इसलिए करता है कि फ़िलिस्तीन समर्थकों में एक गुस्सा भरे, एक चर्चा का विषय बने और एक डिबेट हो, जिससे मुख्य हुँ, बिंदु से बात दिमाग हटाना चाहता है इज़राइल, कि हुँ, इसी में हुँ, उलझे रहे ये, इसी बात करें, इसी में दिमाग लगा रहे। फ़िलिस्तीन को राष्ट्र बनाने पर इनका दिमाग फिलहाल डायवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं। बाकी कोई बात नहीं है। और गुस्से में जो फ़िलिस्तीन समर्थक हैं, वो बार-बार इस सारी दूसरी बातों को छोड़ के इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। यही करने हुँ। के लिए इज़राइल इस तरह का हथकंडा अपनाता है। कोई भी कंट्री जो होशियार पॉलिटिशियन होते हैं, वो इस तरह के डाइवर्ट करने के लिए चीज़ों को कुछ करते रहते हैं। जी। यमन की मिसाइलों से एक बार फिर अमेरिका के जहाज भाग खड़े हुए हैं दोबारा और नेवी ने वहाँ के अखबारात पर खुद से ये खुलासा किया है कि पिछले 4 महीने में अभी 5 जहाज़ों का बेड़ा गर्क हो चुका है पूरी तरह से, हूतीज़ की मिसाइलों के ज़रिए से। तो यमन की मिसाइलों से भागते अमेरिकी जहाज़ सुपर पावर की सुपर हार कही जाएगी या ये भी कोई पॉलिटिकल ड्रामा नज़र आता है?
नहीं, वो तो देखिए, ये जो जहाज होते हैं, ये मालवाहक जहाज होते हैं जी। और ये लोग मतलब अभी फ़िलहाल लाल सागर से कोई भी अमेरिकन जहाज नहीं जा रहा है। एक आध निकलने की कोशिश करते हैं, उसमें दूर से ही वो बताते हैं कि हमारे क्रूज़ मेंबर मुसलमान हैं और हुँ, झंडे-वंडे बदल देते हैं। जिस कंट्री का हुँ, माल होता है या जिस कंट्री का जहाज होता है, उसका झंडा जहाज के ऊपर लगाना ज़रूरी होता है। यही जी। पहचान होती है उसकी। यदि वो झंडा नहीं लगा है, तो इसमें वो लोग बहुत दूर से मैसेज देने लगते हैं कि हमारा क्रूज़ है, हमारा ये नाम है, हम मुसलमान हैं। ये कह के एक बार क्योंकि देखिए अगर वो लाल सागर से नहीं जाते हैं, तो उनको 60% अधिक खर्च करके दूसरे मेडिटेरियन सी की तरफ से जाना पड़ता है। जी। तो जी, लंबा जी। रास्ता अफ्रीका-अफ्रीका घूमते हुए जाते हैं, इसलिए उन्हें खर्चा बहुत पड़ता है। तो वो लोग कभी कोशिश करते हैं और उसी बीच में वो इनके निशाना बन जाते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं 2 दिन पहले हम लोग की बात हो रही थी, टर्की जी, टर्की जी, और अरब के लोग ईरान में जा कर के मीटिंग हुई है। तो जी। इज़राइल इतनी बड़ी घटना को क्यों चुप है? क्यों नहीं उस पर रिएक्ट कर हुँ, रहा है? टर्की के ऊपर क्यों नहीं रिएक्ट करता? टर्की के ऊपर इसलिए रिएक्ट नहीं करता है कि लाल सागर से तो उनका रास्ता बंद है और अगर हुँ, टर्की चाहेगा, तो मेडिटेरियन सी को भी लॉक कर देगा। फिर इज़राइल लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा, फिर उसका जहाज कहीं से कुछ आ ही जा ही नहीं सकता। लाल सागर पहले ही बंद है और मेडिटेरियन लाल सी सागर बंद। उधर टर्की टर्की लॉक कर दे। तो अगर टर्की ने लॉक कर दिया ना, तो फिर मेडिटेरियन सी भी रास्ता बंद हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया से इज़राइल का रास्ता कट जाएगा। इज़राइल के पास 2 ही रास्ते हैं, लाल सागर और मेडिटेरियन सी। इसीलिए जी। वो बरगुरियन जो कैनाल बनाने की बार-बार बात करता है ना इज़राइल, हुँ, कि हम हुँ, बरगुरियन हुँ, कैनाल बना कर के इन दोनों खतरों से अलग हो जाएँगे। ना तो मेडिटेरियन हुँ। सी पे हम निर्भर रहेंगे, ना लाल सागर पे हम निर्भर ना रहेंगे, लाल सागर पर रहे। ना लाल सागर पे निर्भर। तो ये जो टर्की से कभी भी आप देखिए इज़राइल कभी भी टर्की का नाम नहीं लेता है और ना टर्की से उलझने की हुँ, कोशिश करता हुँ। है। इसीलिए नहीं नाम लेता है कि अगर इसने भी बंद कर दिया फिर हमारा क्या होगा? क्या ये होगा? सब हम एक बहुत ही बड़ी सहारा वजह है। एक ही सहारा है, वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? जी, जी और है तो कोई कोई फिर बचा नहीं सकता उसको। कोई नहीं अगर बचा आज जो सकता भी सही। ऐड आ रही है अमेरिका से या जो भी हथियार-वथियार आ रहे हैं, वो मेटेरियल सी होके ही तो आ रहे हैं। इसलिए जो इसलिए जो है वो टर्की के खिलाफ कभी नहीं बोलते। जी। अच्छा, वेस्ट बैंक जो कभी रिलेटिवली अगर देखा जाए बड़ा शांत एक जगह मानी जाती थी। लेकिन अब आज के दौर में जो हालात हैं वेस्ट बैंक के वो गाज़ा से भी बदतर होते दिख रहे हैं। बनाया जा रहा है उनको यही और दिखाया भी यही जा रहा है। वहाँ हमास से जुड़े ग्रुप अभी तक नहीं पहुँच पाए थे कि फिलिस्तीन के पास हमास थे, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन अब ये होने शुरू हो गया है कि हमास की तरह से वहाँ से भी हमले होना शुरू हो गए हैं। ये जंग एक तरह से फैलती हुई नज़र आ रही है हमास में वो वेस्ट बैंक में इज़राइली फौजियों में। तो क्या इज़राइल कंट्रोल अब इसमें भी खोता जा रहा है? अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था हमास की तरफ से। इधर भी देखिए शुरुआत हो गई हमास की या फिर क्या? देखिए, जी, वेस्ट बैंक और गज़ा दोनों जी। के बीच में इज़राइली जगह है, इज़राइल का हुँ, कब्ज़ा है और वो जंगल है, ज़ैतून का भी जंगल है। जी। ऊपर से नहीं जा सकता कोई। उन्होंने हुँ, क्या ऑटोमेटिक राइफ़ल्स लगा रखी है, सेंसर के साथ कि अगर आप वो जो येलो लाइन के बारे में सुनते हैं ना, येलो जी, लाइन क्रॉस किए तो ऑटोमेटिक गन्स अपने आप गोलियाँ चलाती हैं, बिना किसी चलाती हैं। के हाथ लगाए। हुँ, तो ज़मीनी सतह से वो कोई भी फ़िलिस्तीन गज़ा भी फ़िलिस्तीन है और वेस्ट बैंक भी फ़िलिस्तीन है, लेकिन दोनों के बीच की फिलिस्तीन। जो दूरी है, उस पे इज़राइल का जी। कब्ज़ा है। तो ना तो गज़ा के लोग गज़ा के लोग वेस्ट बैंक जा सकते हैं, ना वेस्ट बैंक के लोग गज़ा आ सकते हैं। लेकिन हुँ, हुँ, अंदर ही अंदर जो है सुरंग का रास्ता बन चुका है। दोनों एक दूसरी जगह पे आते-जाते हैं सुरंग के माध्यम से। और वेस्ट हुँ, बैंक आज की डेट में हमास ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरी तरह से। हुँ, हुँ, इसीलिए वो चूँकि अभी इज़राइल ये बात नहीं कह सकता कि अ, हमास के लोग यहाँ आकर के अपना उससे इज़राइल की बदनामी होगी और बदनामी हुँ, होगी। इसलिए वो खुल के बोल नहीं रहा है। लेकिन जो कार्रवाई कर रहा है वो हमास को टारगेट करके कर रहा है। उसके हुँ, दिमाग में हुँ, है कि ये हमास के लोग हैं जो इज़राइली आईडीएफ के सैनिकों से लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग जा करके वहाँ भी सेटलर्स
का बहाना लेकर के आईडीएफ के लोग सेटलर के साथ मिल करके दुकानों को जलाना, लोगों को मारना, बेघर कर देना, घर गिरा देना, दुकानें तोड़ देना, घर तोड़ देना, ये सब शुरू कर दिए थे। तो पूरा हमास के लोगों ने वेस्ट बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब वहाँ आईडीएफ नहीं कुछ कर पा रही है, वहाँ भी उसे हमास से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए ये सारी चीजें हैं और इज़राइल इस बात को बता नहीं सकता दुनिया को, क्योंकि अगर बता दिया तो उसका तो बहुत बेइज्जती होगी कि तुमने वेस्ट बैंक को भी खो दिया, हमास ने वहां भी अपना कब्जा कर लिया है। जी। अभी तक यूएई और सऊदी अरबिया की कहानी अपनी जगह थी। अरब पे हम लोग बात ही नहीं करते थे, गाजा पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो गाजा से रिलेटेड तमाम मसाइल लेके आते हैं रहते हैं। लेकिन यूएई और सऊदीया की एक कहानी सामने आई है। दोनों अमेरिकी ब्लॉक के बिल्कुल करीब हैं, मगर एक रिपोर्ट कहती है कि यमन के एरिया में एक छोटी सी झड़प हुई है इन दोनों में। तो क्या अरब दुनिया में भी टूटना शुरू हो गया है कुछ मामला आपस में? ये तो कोई बहुत बड़ी झड़प नहीं है, ये सब इतना होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिटी बहुत मजबूत हुई है। पहले के मुकाबले यूनिटी बहुत मजबूत हुई है। पहले शिया सुन्नी का एक तफरका चलता था, अब वो भी खत्म जी। हो गया है। खामेनेई साहब ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया और जी। ज़ायनी जो भी इज़राइली जिस तरह का 12 दिन में जिस तरह का हमला हुआ है, पूरी दुनिया के उम्मा का सर फ़क्र से ऊँचा हो गया। कौन शिया, बेशक। कौन सुन्नी, कौन ये, कुछ नहीं, सब एक हाँ। हैं और आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड को एक धागे में बाँध दिया, एक माला बना दी उसकी। इसलिए इन सब चीज़ों का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब अमेरिका और अमेरिकी दिमाग के लोग थोड़ा-थोड़ा अपना कुछ करते रहते हैं और ये सब होगा अभी। अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हो भी चुका है और बहुत कुछ होगा। हुँ। जिस तरह से आपने सीरिया में देखा, अल-शुरा जी। के निकलने से पहले लग रहा था कि सीरिया जल रहा है। जैसे ही हुँ। अल-शुरा वहाँ से निकले, सीरिया शांत हो गया। तो अभी ये सब चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं चलेगा। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है, दुनिया अब समझ चुकी है, ख़ास करके इस्लामिक वर्ल्ड इस बात को समझ चुका है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, तो ये लोग अपने ताकत के और पैसे के बल पर हमें निगल जाएँगे। जी। मतलब यूँ माना जाए कि एक तरह का ये डिप्लोमैटिक ड्रामा चलता रहेगा, सिर्फ ज़हन भटकाने के लिए काम होते रहेंगे। बहरहाल, अब आपने खामेनेई साहब की बात की तो ईरान से ही मुताल्लिक एक मसला था। ईरान ने एक और इज़राइली जासूस को पकड़ लिया है। क्या ये इज़राइल की कवर ऑपरेशन की नाकामी कही जाए या फिर ईरान की इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है, जी। दूध का जला मट्ठा फूँक के पीता है। समझ रहे हैं आप? हुँ। दूध का जला मट्ठा फूँक के मट्ठा पीता है। फूँक पीता है। जैसे जो दूध से जल जाता है ना, वो मट्ठा को भी मट्ठा समझते हैं? दही से बनता है। बेटा जानता दही हूँ। से जब मक्खन अलग करते हैं हुँ। आप, तो उसके बाद जो जी, जी। बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको मट्ठा बोलते हैं। हम लोग के यहाँ हुँ। भोजपुरी में मट्ठा ही बोला जाता है। छाछ जिसको आप बोल रहे हैं। तो दूध हुँ, का जला छाछ। छाछ फूँक के पीता है। जी, समझ रहे हैं जी, आप? जी। तो वो वही बात है और कुछ तो बात नहीं है। ज़्यादा कुछ इसमें है हाँ, नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, हो चुका है पहले, इससे पहले भी। और 700 ईरान 700 का तो ईरान तो काफ़ी दिनों से अपने भीतर घातियों से लड़ रहा है। अफ़गानिस्तान जी, के जी। लोगों का वीज़ा ही बंद कर दिया ईरान ने। अफ़गानिस्तान से हुँ। आना-जाना बंद है। काफ़ी गहन पूछताछ, काफ़ी जाँच के बाद ही वीज़ा दिया जा रहा है। बहरहाल सवाल यही था इसमें कि अभी जो इज़राइली ये पकड़ा गया है, इस पे सवाल बहुत छोटा-सा था कि क्या तेहरान अब मिडल ईस्ट का इंटेलिजेंट हब बन गया है? क्योंकि उसका अब जो तरीक़ाकार है बिल्कुल बदल गया है। तो उससे क्या ये हब हो गया है इंटेलिजेंट का या कुछ और? ईरान ईरान पूरी दुनिया के मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन चुका है, बिना कहे। जी। कभी जी, भी जी। ख़ामेनेई साहब ने तैयब अर्दगान साहब कभी-कभी बात खलीफा तक पहुँच जाती है। लेकिन हुँ। कभी भी ख़ामेनेई साहब ने नहीं कहा कि हमको लीडर बना दो, कभी नहीं हुँ। कहा और करके दिखा दिया। पूरी दुनिया का सर जो है फ़क्र से ऊँचा हुँ। कर दिया। इज़राइल के ऊपर जब मिसाइलें गिर रही थी, पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे लीडर बना दो या हम हुँ। लेकिन पूरी दुनिया आज, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड
आज खामेनी साहब को अपना लीडर मान चुका है, दिल से मान चुका है। जी। अभी ईरान ने ही जो है एक बड़ा काम ये किया कि कई ड्रोन और कई मिसाइल यमन के कुछ एरिया में जो एरिया था उस पे पूरा काम किया और बहुत ही अचूक निशाना जो है उस पे लगा है और बहुत ही मतलब सॉलिड उनका ये हथियार शुरू हो गया है उसमें ड्रोन की भी। और उसको उन्होंने कहा कि ये तो हम अपनी मतलब रेंज जो है मेंटेन करने के लिए ये करते रहते हैं, क्योंकि हमको पता तो रहे कि हमारे पास जो भी असलाहा है वो हमारी कारगुजारी में काम आएगा या नहीं आएगा। तो बहरहाल इसी सिलसिले में सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क इतना स्ट्रांग जो हो रहा है कि यमन के ऊपर हवा में टेस्ट हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो क्या ये आने वाली जंग का ऐलान या फिर पूरी तरह से ईरान फिर से तैयार हो रहा है आने वाले वक्त को लेकर? नहीं, ईरान तो देखिए अभी भी तैयारी कर रहा है अपनी, यमन भी तैयारी कर रहा है और ये हिजबुल्लाह भी तैयारी कर रहा है। कोई भी खामोश नहीं बैठा है, सब वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि इज़राइल खुद ही गिर रहा है। अंदरूनी कलह इतनी है ना इज़राइल के अंदर, आपस में जूतम पैजार इतना हो रहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ शांत रहने की ज़रूरत है इस वक़्त। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, जब तक कि इज़राइल हमला नहीं करता, तब तक ईरान उस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं, ये तो नहीं पक्की करेगा। बात बता रहे हैं आपको। और ये जो मसला है ना कि इज़राइल को थोड़ा छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, वो आपस में ही ये लोग वो कर देंगे जो दुश्मन नहीं कर सकता उनका। जो टाइम आ रहा है ना, इज़राइल ने जो बेगुनाह हम मतलब फ़िलिस्तीनियों का जो खून बहाया है, उनकी बद्दुआएँ कहाँ जाएँगी? उनकी बद्दुआ तो सही बात। लगेगी ना नेतन्याहू को। तो अभी इज़राइल को सब लोग मिल करके अभी छोड़े हुए हैं। कोई भी अभी वक़्त उसको छोड़ रहा है कि आपस में ही इनके इतने इतने इख्तिलाफ़ात हैं कि एक-दूसरे पे जूते चलेंगे, अभी देखते रहिए आप। दूसरे की ज़रूरत ही तो नहीं क्या है। खुद ही तो अपने को क्या बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो इसको क्या समझा जाए? मतलब आखिर अगर इज़राइल चारों तरफ से इस तरह गिर रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक फेल्योर है इनका, या ये कहा जाए कि ये ओवर एक्सपेंशन इनका है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? नहीं, इज़राइल बेचैन बहुत है। अपना एक बाल खोने का जो उसको बेचैनी है ना, अब वो बचाने के से खत्म तो दुनिया में हो चुका है। दुनिया में जी। कोई इज़राइल को पूछ नहीं रहा है। अब उसको वो दायरा छोड़ दीजिए आप। अब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इज़राइल को थोड़ा समय दे सब लोग दे रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, नेतन्याहू खुद ही अपने अपनों से ही इतने घिरे हुए हैं, वही उनको ठीक कर देंगे। उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद ही अपनी अपने ही अपनों से मर रहे हैं, थोड़ा वक़्त दीजिए उनको, देखिए आने वाले 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर क्या होता है। खुद ही वो तबाह हो जाएँगे। दूसरे को तबाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, बहरहाल जी। मैं अभी रुख करूँगा ज़रा नाज़रीन की तरफ। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ अटैच हैं। तमाम नाज़रीन को मेरी और फ़ज़ील साहब की जानिब से वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब